हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के रिडल डिस्कशन में। और आज हम तीन आर्टिकल्स प्राइमरीली डिस्कस करेंगे। पहला बात करता है फर्टिलिटी रेट के डिक्लाइन के बारे में, उसका क्या प्रभाव हो रहा है इकोनॉमीज के ऊपर और कैसे जो एक परसेप्शन है वो कुछ हद तक गलत है। दूसरा, पेरियार की परसेप्शन, पेरियार की जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ब्रेकफास्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया बच्चों के लिए, जिसमें उनको मिड डे मील के अलावा सुबह नाश्ते में भी फ्री में खाना खिलाया जाएगा, नाश्ता कराया जाएगा। तो वो उसका क्या रेलेवेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को जानेंगे। एक और बात कि सुमित सर ये लेक्चर मंडे से दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बात करता है फर्टिलिटी रेट के डिक्लिनेशन के बारे में, कि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर गई है और इसका क्या प्रभाव होता है दुनिया भर के ऊपर। रिसेंटली जब नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे आया था तो उसमें इंडिया की भी जो देखा गया कि जो फर्टिलिटी रेट है उसमें काफ़ी कमी देखी गई। फर्टिलिटी रेट मतलब प्रजनन दर, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, उसकी बात होती है। तो एक पॉइंट में एवरेज 5 से 6 हुआ करता था इंडिया का, अभी वो 2 के आसपास घूम रहा है। अगर आप नॉर्थ के स्टेट्स को हटा दें, स्पेसिफिकली यूपी, बिहार, तो और फर्टिलिटी रेट इंडिया की गिर जाएगी ऑन एन एवरेज। तो फर्टिलिटी रेट गिरने का कारण क्या है? इसका मतलब होता है कि अब स्कूलिंग की एज बढ़ गई है तो लड़कियां और लड़के ज़्यादा उम्र में शादी कर रहे हैं, ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो लोगों को उतने बच्चे करने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन की अवेलेबिलिटी है, ये सभी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसका फ़ायदा अभी तक हमें पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने से किसी भी देश के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट होता है। पॉपुलेशन बॉम्ब जिसे कहते थे पहले, कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, उसको मैनेज करना, उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना, उनके लिए हर सेवाएं प्रदान करना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी देश के लिए। तो इसलिए कम पॉपुलेशन के साथ देश के लिए आसानी रहती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये थ्योरी थी। फिर एक थ्योरी आई डेमोग्राफिक डिविडेंड की। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है कि अगर आपकी जनसंख्या में एक बड़ा प्रोपोर्शन वर्किंग एज है, यानी 15 से लेकर 59 एज ग्रुप का है, तो यानी बहुत से लोग आपके देश में काम कर सकते हैं। और अगर वो लोग स्किल्ड होंगे तो वो पूरी दुनिया का वर्कफोर्स बन सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा के काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए सेव कर सकते हैं, जिससे आगे वाली जनरेशन जो डिपेंडेंट है अभी, फॉर एग्जाम्पल जो बूढ़े हो जाएंगे, जो एजिंग पॉपुलेशन है, या फिर जो बच्चों की पॉपुलेशन है 0 to 14, वो जब ग्रो करेगी तो उनके लिए इकोनॉमी एक बेहतर स्थिति में होगी, बेहतर ट्रांजिशन कर पा रही होगी। अगर आपके पास एक अच्छी वर्किंग एज पॉपुलेशन है तो जो पीरियड होता है जब यू हैव अ लार्ज सेक्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड एज अ सिनेरियो वेयर यू हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो भारत में अभी जो कॉन्सेप्ट था डेमोग्राफिक डिविडेंड का, कि एक बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, युवा पॉपुलेशन है, जिसका फायदा हम उठा सकते थे किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी को रन करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास वो सिनेरियो नहीं है तो एक टर्म आता है डेमोग्राफिक डिजास्टर। अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उस पॉपुलेशन को स्किल नहीं कर पाते हो, तो क्योंकि इतनी अराजकता फैल जाएगी, इतनी समस्याएं बढ़ जाएंगी। लेकिन एक और समस्या ये है कि अगर आपकी पॉपुलेशन वर्किंग एज में, ओल्ड एज में ज़्यादा है, यानी 59 प्लस मेजर पॉपुलेशन है, 30% मान लो या 25% या 50% मान लो, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट हो जाएगी, जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी कि वो आपकी इकोनॉमी को रन करें और इनको भी सहायता प्रोवाइड करें। तो जब आप उस स्टेज में पहुंचते हैं, उस ट्रांजिशन में होता है, तो जनरली कहते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ खराब हो जाती है। जब तक वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा आसानी से आपके पास सेविंग्स होंगी, क्योंकि लोग जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग हैं वो सेविंग्स भी ज़्यादा करते हैं, इकोनॉमी ग्रो भी करती है। इसका एग्जाम्पल आप देखो तो चाइना में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड रहा और वो भी धीरे धीरे एज कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन भी, मीन पॉपुलेशन, तो उनकी पॉपुलेशन 10% से ऊपर कई सालों तक चली। इंडिया में वर्क अभी डिविडेंड है तो इट्स लाइक हमने भी 9% तक देखा और 7-8 के आसपास एवरेज रखा, 9 तक का भी एवरेज रखा। वील मूव पॉजिटिवली। कंपेयर करो अगर आप जापान से या फिर जो और मेच्योर्ड इकोनॉमीज हैं, तो वहाँ पे 0% की ग्रोथ देखी गई कई सालों तक, क्योंकि ग्रोथ फिर कम होती है वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होने के बाद, ये नॉर्मली देखा जाता है। लेकिन इस आर्टिकल में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि हमेशा जब फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करती है, आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी अर्थव्यवस्था पे यही प्रभाव हो। ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि इनमें से काफ़ी कुछ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं तो कि यही हो। इस आर्टिकल में स्कॉलर डिस्कस करते हैं कि एक आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है, यानी आपकी पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी आ जाती है, तो वो ज़रूर अच्छा है आपके लिए। और ग्लोबल पॉपुलेशन को आप देखें तो फर्टिलिटी रेट कम हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसकी क्या वजह दिख रही है आपको? देखो ग्लोबली ना, जैसे यूरोप की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, एक बड़ा इलाका है जहाँ बड़ी पॉपुलेशन रहती है। यूएस, इंडिया और चाइना तो मेन है। यहाँ पे क्या आप देखोगे कि फर्टिलिटी रेट पिछले सालों की तुलना में डिक्लाइन हुई है, मगर
इनका डिक्लाइन कवर अप कौन कर रहा है? इनका डिक्लाइन कवर कर रहा है अफ्रीका की कंट्रियां। और यूरोप वाले जो थे वो पहले उस स्टेज में पहुंच चुके हैं। रशिया की बात कर लो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर लो, वहां ऑलरेडी पॉपुलेशन गिर रही है। तो वो उस स्टेज में बहुत पहले पहुंच चुके थे जहां इंडिया और चाइना से देश आज पहुंच रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी का लेवल मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया का तो कम, चाइना का ज्यादा। तो ये पहले थर्ड स्टेज पे है इंडिया और चाइना, या ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑन सेकंड स्टेज, और जो अफ्रीकन कंट्रीज दे आर ऑन द थर्ड स्टेज। यानी कि वो वहां से अभी डेवलप करेंगे। उनमें जैसे जैसे इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी, जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेगी, इकोनॉमी ट्रांजिट करेगी फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, तब उनकी भी पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी, फर्टिलिटी रेट स्टेबलाइज हो जाएगी। अभी वो जो है कवर अप कर दे। नाइजीरिया की बात कर ले हम, पाकिस्तान की बात कर ले हम, अफगानिस्तान की बात कर ले हम, ऐसी कंट्रीज का बहुत हाई फर्टिलिटी रेट है और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन ग्रोथ में, पॉपुलेशन ग्रोथ में एक्सप्लोजन हो रहा है। जबकि कुछ कंट्रियां जैसे इंडिया, चाइना, दे आर बीइंग स्टेबलाइज्ड। तो कंसिस्टेंटली ग्लोबल फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रही है। तो फर्टिलिटी डिक्लाइन करने का मतलब कि आपकी ग्रोथ एक पॉइंट के बाद अपने आप स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हमने पहले जेरियाट्रिक केयर में डिस्कस किया कि जहाँ इंडिया की पॉपुलेशन अब ट्रांजिशन करेगी ओल्ड एज में कुछ समय बाद ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंडियन गवर्नमेंट को उनके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। तो एक पॉइंट पे एक महिला को 5 बच्चे तक होते थे, 5 चिल्ड्रन पर वुमेन, जो 2020 में ग्लोबली गिर के 2.4 के आसपास आ गया। तो ये दिखाता है कि आपका जो पिछले 70 साल का टाइम है उसमें रिप्रोडक्टिव एज वो भी गिर गई। रिप्रोडक्टिव एज मतलब जिन समय में एक महिला एक बच्चे को जन्म दे सकती थी, क्या उस एज में वो शादी कर रही है? नहीं। पहले महिलाओं की शादी, लड़कियों की शादी जल्दी होती थी, सो रिप्रोडक्टिव एज बहुत सारी होती थी। देन इट गॉट डिक्लाइंड क्योंकि उनकी एज बड़ी शादी की ऑन एन एवरेज, एंड उसी हिसाब से आप देखते हैं बच्चे भी कम हुए। और अभी ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 2.4 है। याद रखिए, इसमें आप एशिया से लेके अफ्रीका और सबका एक एवरेज निकालते हैं। तो जनरली इट हैज डिक्लाइन मच मोर इन वेस्टर्न कंट्रीज। अब धीरे धीरे एशिया में भी डिक्लाइन हम देख रहे हैं। जो गरीब कंट्रीज होती है उनको ट्रांजिशन करने में टाइम लगता है, और जो नई नई इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो और जल्दी ट्रांजिशन करती हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन को 5 वुमेन से ले 5 चिल्ड्रन पर वुमेन से लेके 2 तक आने में, 2 चिल्ड्रन पर वुमेन तक आने में लगभग 130 साल लगे। 1930 में ऐसा हुआ, जबकि साउथ कोरिया ने इसको 20 साल में अचीव कर लिया था। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, साउथ कोरिया ने अचानक से ट्रांजिशन किया इकोनॉमी का बहुत बड़ी स्केल पे। लोग अचानक उस लेवल पे पहुंच गए जब उन्हें पता लगा कि दे डोंट नीड 15 चिल्ड्रन। पहले क्या था, जो परिवार होते थे स्पेसिफिकली एग्रेरियन सोसाइटी में, गांव के इलाकों में, खेती में जो संलिप्त होते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा काम करने के लिए उनके पास बच्चे होंगे जो खेतों में उनके लिए काम कर पाएंगे। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है तो किसी न किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती होगी, तो वो बच्चा एक इंश्योरेंस की तरह भी काम करेगा दूसरे के लिए। अगर 5-6 हैं तो वो सिक्योर है कि कोई बीमार भी पड़ा तो एटलीस्ट किसी की मृत्यु भी हो गई दुर्भाग्यपूर्ण थे तो 2-3 बच्चे तो बच ही जाएंगे उनके पास। और प्लस ज़्यादा लोग होंगे, खेतों पे ज़्यादा लोग काम कर पाएंगे, उन्हें बाहर से किसी को मंगवाना नहीं पड़ेगा। और क्योंकि वहाँ पर उस टाइम में सोशल सिक्योरिटी की भी बात आती थी कि पुलिस तो कुछ थी नहीं, तो वो सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहती थी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी रहती थी, और वो गाँव में रहते थे, तो ज़मीन पर काम करने के लिए लोग चाहिए। जैसे जैसे इकोनॉमी आपकी ट्रांजिट करती है टुवर्ड्स अ मोर मेच्योर एंड बेटर इकोनॉमी, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं। आपको पता होता है कि लोग अब जी रहे हैं, एवरेज एज भी बढ़ गई है, और परिवार पे जितने लोग होंगे आपको उतना ख्याल रखना पड़ेगा, उतनी एजुकेशन, उतनी मेंटेनेंस करनी होगी। उसके बदले में लोगों को लगता है ज़्यादा रैशनल है कि अगर उनके पास कम बच्चे हों। तो वो ट्रांजिशन कोरिया जैसी कंट्री ने जल्दी कर लिया, साउथ कोरिया ने, क्योंकि दे मूव्ड फ्रॉम वन फेज टू अनदर वेरी क्विकली। ब्रिटेन हालांकि एक इंडस्ट्रियल एज से चला आ रहा है तो उसको टाइम लगा। तो अभी जैसे जैसे कंट्रीज जल्दी ट्रांजिशन करेंगी सो वो इस पॉइंट पे जल्दी पहुंचेंगी। तो ये जो डिक्लाइन होगा इसको अभी भरपाई चलो सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज कर दे रही है, मगर भविष्य में और दिक्कतें आएंगी। जैसे साउथ कोरिया की अभी रेट है 1.05, होनी चाहिए 2.1। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है 2 लोग शादी कर रहे हैं, 1+1, 2 लोग साथ आ रहे हैं, 1+1, तो उनको रिप्लेस करने के लिए एटलीस्ट अगर उनके पास 2 बच्चे होंगे तो 2.1 का रेट होता है। तो वो जितने लोगों की शादी हो रही है उनकी मृत्यु के बाद 2 लोग उनको रिप्लेस करने के लिए होंगे, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। अगर 2 से अधिक होंगे, मान लीजिए 3 बच्चे होते हैं एक कपल को ऑन एन एवरेज, तो उनके बाद पॉपुलेशन में उन 2 लोगों की मृत्यु के बाद भी एक एडिशनल ऐड हो रहा है, एक बच्चा नया आ रहा है दुनिया में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, 2 से कम आपकी फर्टिलिटी रेट है, इसका मतलब 2 लोग शादी कर रहे हैं और उनकी मृत्यु के बाद एक ही बच्चा रह रहा है, तो एक व्यक्ति तो पॉपुलेशन से घट रहा है। एग्जैक्टली, है ना? तो रिप्लेसमेंट रेट मतलब जितने लोग हैं, क्या उसको रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं या नहीं। तो इंडिया का 2 देखा गया, 2.1 होता है रिप्लेसमेंट रेट।
और पहली बार देखा गया, इसमें 10% डिप देखा गया पिछले 5 सालों में। तो राइटर ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में हम ऐसा देखेंगे कि बहुत तेजी से ये डिप आएगा जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी सुधरेगी। तो हमें उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी मेकिंग पे ऑलरेडी ध्यान देना चाहिए। 25 साल लगे थे इंडिया को वुमेन चिल्ड्रन पर वुमेन को 6 से 5 तक लाने में, लेकिन अब देखो यहाँ इस अब 10% की डिप्स केवल 5 साल में आ गई। कैसे आई है? क्योंकि आपकी इकोनॉमी मैच्योर हो गई, लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और जो आपकी मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट है साउथ वाले, केरला की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, उन्होंने बहुत पहले ही अचीव कर लिया था। अभी 5 जहां ज्यादा फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी से ज्यादा जहां पे एरिया है वो है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। और इन राज्यों में कॉमनैलिटी क्या है? मणिपुर की देखो 2.2 है, झारखंड की 2.3 है, जनरली जल्दी ही ये 2.1 तक पहुंच जाएंगे। बाकी राज्यों में जिनकी हाई है, रीजन क्या है? वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कंट्रासेप्टिव्स अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली अभी भी सोशल टेबू है। ये सब चीजें अगर आप सही करते हैं तो अपने आप की पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर जाएगी। तो हमें पता है क्यों डिप आ रहा है फर्टिलिटी रेट में, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन उपलब्ध है। अब आपके पास एवरेज स्कूलिंग एज बढ़ गई है, तो लड़कियां ज्यादा दिन स्कूल में रहेंगी, फैमिली शादियां बाद में कराएगी, रिप्रोडक्टिव एज ऑलरेडी कम होगी इनके पास टू हैव किड्स, एंड प्लस ज़्यादा देर से शादियां होंगी तो बच्चे कम होंगे। हेल्थ केयर बेटर है, उसका प्रभाव भी होता है। अब बच्चों की मृत्यु एट अ नीटल स्टेज, मतलब शिशु वर्ग में बहुत कम होती है, नवजात शिशु की मृत्यु कम होती है। तो आपको पता रहता है कि चिल्ड्रन विल सस्टेन, एंड देन मीन एवरेज एज बढ़ गई है औरतों की, पुरुषों की, सभी की, तो उससे ऑलरेडी ये कम हो रहा है। बाकी इकोनॉमिक रूल भी फैमिली का चेंज हो गया है, अर्बनाइजेशन हो गया, उसका प्रभाव होता है। तो इन सभी कारणों से आप देख रहे हो एक फर्टिलिटी में लगातार डिप देखने को मिल रही है। अब बात आती है इसका क्या आर्थिक प्रभाव होगा, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन। जनरली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि एक मेजर पोर्शन जो आपका वर्कफोर्स का है वो मॉडर्न सेक्टर्स में मूव करता है। खेती छोड़ के आप फैक्ट्रीज में काम करने लगते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ती है, वुमेन एजुकेशन बढ़ती है, तो आपकी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करती है, इससे और फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। अगर महिलाएं भी काम कर रही हैं, वो भी व्यस्त हैं, वो भी अलग अलग एरियाज में संलिप्त है, उनके पास भी एक एजेंसी है कि वो डिसाइड कर पाए कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से आपकी अर्थव्यवस्था जैसे आगे की तरफ बढ़ेगी, उस प्रकार से आपकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी पॉपुलेशन में, आपकी फर्टिलिटी रेट और डिक्लाइन करेगी बढ़ने के मुकाबले। तो जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ती हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ये चीज़ें बदलती चली जाती हैं। लेकिन लोअर फर्टिलिटी का एक और है केस, कि जैसे जैसे लोअर फर्टिलिटी रेट आपकी बढ़ती जाएगी, आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन को मेंटेन करने का, कि उनकी प्रोपोर्शन ज्यादा हो बाकियों के मुकाबले, वो एक कम पीरियड में होगा। उसके बाद डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बच्चों की और बुजुर्गों की। तो जब आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ज्यादा लोग किस वर्ग में होते हैं, 15 से 59, तो आपकी इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि लोग डिपेंडेंट कम है, ज्यादा लोग कमा रहे हैं। भविष्य में बूढ़े हो जाएंगे लोग या फिर बच्चे रहेंगे तो वो ज्यादा कमा नहीं सकते, तो उनको चाहिए सेविंग्स, जो बची हुई है दे कांट रियली सेव। तो यहाँ आर्टिकल बात कर रहा है कि अगर आप अभी वर्ल्ड वाइड देखें तो जापान पहली कंट्री थी जिसने फर्टिलिटी रेट का दंश झेला था, उनकी ग्रोथ रेट 0 हो गई थी सालों तक। साउथ कोरिया ने हालांकि देखा है कि वो इस डेमोग्राफिक इशू को, इस फर्टिलिटी रेट के डिक्लाइन को बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहा है। दे हैव सीन सम ग्रोथ, 0. माइनस से लेके ना अगर आप देखो तो वहां उन्होंने प्लस 0.57 या प्लस 0.14 की ग्रोथ थोड़ी बहुत रजिस्टर करते हैं। उनकी सिचुएशन थोड़ी बेटर है, बिकॉज दे हैव बिलीव दैट कि वो जो डेमोग्राफिक कोलैप्स होता है, डेमोग्राफिक कोलैप्स मतलब आपकी फर्टिलिटी रेट गिर जा रही है, और आपकी एक मेजर, क्योंकि आपके देश में हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर होती है तो ज्यादा दिनों तक लोग जिंदा रहते हैं, तो लोग 90 ईयर्स या 95 ईयर्स के काफी टाइम तक रह जाते हैं, जिसकी वजह से एवरेज एज ज्यादा होती है पॉपुलेशन की, 70+ लोग बहुत सारे होते हैं। और क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम है तो बच्चे कम पैदा होंगे, और वर्किंग एज पॉपुलेशन श्रिंक कर जाती है, तो आपका जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक कोलैप्स हो जाता है इकोनॉमी का एक तरफ से। तो अचानक से आप उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, आप रोबोटिक्स में निवेश करते हैं, आप एआई पे निवेश करते हैं, ताकि ये सब थोड़ा बहुत काम जिनके लिए आपको बहुत सारे वर्कर्स चाहिए वो मशीनें आपके लिए कर पाएं। तो जापान और कोरिया दोनों ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, पर कोरिया ने इसको बेटर मैनेज करने की कैपेसिटी दिखाई है, क्योंकि समय के साथ उन्होंने देखा कि इसका प्रभाव उनकी इकोनॉमी पॉजिटिवली भी हुआ। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी या आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है आफ्टर पॉइंट फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर गई, तो वहां पर गवर्नमेंट डेफिसिट बजट के बजाय सरप्लस बजट के
सिनेरियो में पहुंच जाती है। और एक और बात जो आप देख सकते हैं कि जब आपका ऐसा चेंज हो रहा है तब वुमेन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने लगती है। उनके पार्टिसिपेशन से जो लोग कम हो रहे हैं उनका वो भरपाई कर देती है। ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक ये हुआ कि जनरली जब होता था, अब आप इंडियन सोसाइटी देखो तो महिलाएं लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन जब आपकी फर्टिलिटी रेट गिर चुकी है तो और आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा लोग नहीं है, स्पेसिफिकली मेल, तो फीमेल पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ जाती है और वो उसको बैलेंस आउट कर देती है। इसके अलावा आपके इमिग्रेंट्स आ जाते हैं बाहर से, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड, जिसकी वजह से वर्कर्स आपके फिल हो जाते हैं। और क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, एआई की बात आ गई, वो सब चेंज होता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जो बदलाव ऐसे रह जाते हैं, जैसे हमने देखा वुमेन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, इमिग्रेंट्स यानी बाहर से लोग आए काम करने के लिए, पर फिर भी एक समस्या रहती है। जो एक कॉन्सिक्वेंस रह जाता है ये है कि क्रिएटिव कैपेसिटी गिर जाती है, कि ये कुछ स्कॉलर्स का कहना है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये लिखी है एक इकोनॉमिस्ट चार्ल्स जोन्स ने। इन्होंने कहा है कि अगर फर्टिलिटी रेट गिर जाएगी तो आपके देश के मानवता की टोटल ओवरऑल क्रिएटिव कैपेसिटी गिर जाएगी। यानी एआई रोबोटिक्स कितना भी लगा लो, उनके पास ये क्षमता नहीं होती कि वो कुछ रचना कर सकें। क्रिएट करने के लिए यू नीड ह्यूमन। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आप प्रोडक्टिविटी को बूस्ट नहीं कर सकते आफ्टर अ पॉइंट। वो एक ही काम बार बार करेंगे पर कोई नया आइडिया डेवलप नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपकी पॉपुलेशन एज कर रही है तो इनका मानना ऐसा है कि आपके पास फिर क्रिएटिव कैपेसिटी इकोनॉमी की गिर जाएगी, आप वो नई इनोवेशंस लेके नहीं आ पाएंगे जो एक कंट्री इन बेटर डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन डू। सो क्या दिक्कत है भाई? इसी पर देखा गया है कि हमेशा ऐसा नहीं है। एक और बुक है द ग्रेट डेमोग्राफिक रिवर्सल, ये लिखी है चार्ल्स गुडहार्ट और मनोज प्रधान ने। ये कहते हैं कि अगर फर्टिलिटी रेट गिरती है तो होता क्या है कि इन्फ्लेशन पर एक पॉजिटिव असर होता है, क्योंकि जब इनफर्टिलिटी रेट गिरेगी तो लोगों की वेजेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि वर्कर्स कम है तो वो हाई डिमांड करते हैं। वेजेस बढ़ने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट का इन्फ्लेशन है वो अलग तरीके का हो जाता है। यानी अब जो महंगाई है उसे आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कम वर्कर्स हैं, फर्टिलिटी रेट कम है, आप ज़्यादा पे करेंगे तो महंगाई को आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। इट्स अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस। और पब्लिक फाइनेंस पे भी उन्होंने लिखा है कि जब आपकी फर्टिलिटी रेट गिर जाती है तो आपकी नॉर्मली जो आपकी गवर्नमेंट है उसका डेट कम हो जाता है, लोअर डेट, यानी उनका जो कर्जा है वो कम हो जाता है। और क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट्स की, तो गवर्नमेंट एक तरह से सरप्लस में चलने लगती है, ना कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में, क्योंकि अकाउंटिंग और महंगाई को आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए बजट जो होता है वो कैसा बन जाता है, इट मूव्स फ्रॉम डेफिसिट टू बैंकिंग टू सरप्लस बैंकिंग। और प्लस आपके ऊपर डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ता जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट का डेट, उनका कर्जा भी गिर जाता है, तो वो बेहतर स्थिति में होते हैं कुछ कदम उठाने की। जैसा आप साउथ कोरिया में देखो तो वो अगर गवर्नमेंट पे डेट कंपेयर टू लेट्स से इंडिया या यूएसए, समय के साथ डेट और कमेगा, जबकि कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन ग्रो कर रही है अभी और उन पे डेट टाइम के टाइम बढ़ता जाएगा। तो अगली जनरेशन के लिए उतना प्रॉब्लम है जितना डेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है। सो दे आर सेइंग डेट विल रिड्यूस, दैट विल हेल्प द इकोनॉमी इन अकाउंटिंग इटसेल्फ। इसका नतीजा ये भी है कि हमें अब इससे निकलने का तरीका यह है कि हम एक सस्टेनेबल और साइंटिफिक तरीका ढूंढे इसको कम करने का, इसके प्रभाव को झेलने का। तो कैसा हो सकता है? ये कर सकते हैं कि अगर हम अपने दुनिया भर की न्यूट्रिशन में सुधार करें, हमें पता रहे कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो भी ओल्ड एज में लोग हैं, उनकी न्यूट्रिशन अच्छी हो, उसके लिए अगर आप बचपन से ही प्रोग्राम ढंग के रन करें, इंश्योर करें कि उनकी डाइट अच्छी हो, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो, और ओल्ड सिटीजन्स की भी प्रोडक्टिविटी हो। यानी ओल्ड सिटीजन दे हैव अ कैपेसिटी टू डू थिंग्स, बट यू हैव टू इंश्योर कि उनके पास वो साधन और वो तरीका हो जिसके थ्रू वो कार्य कर पाए। हमें लेबर मार्केट में रिफॉर्म करना पड़ेगा भविष्य को देखते हुए, और कई देशों ने जैसे कोरिया ने किया भी है कुछ हद तक। लेबर मार्केट में अगर आप ढंग का रिफॉर्म करते हो तो और ज़्यादा वुमेन आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन में आएगी, जो काम कर पाएगी। जो वर्किंग मदर्स हैं वो भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। जो एक आपके रिटायरमेंट की जब भी 60 है इकोनॉमी में, आप उसको आगे बढ़ा देते हो, 70 तक ले जा सकते हो। अगर आप वहाँ ढंग से हॉलीडेज और पैकेजिंग और पेंशन्स को मैनेज करो तो एक बड़े स्तर तक लोग काम कर सकते हो। जिनके पास जिस एज में एक्सपर्टीज है वो वहां से आप उनको इंक्लूड कर सकते हो इन योर वर्किंग एज पॉपुलेशन, और उससे आपका जो वर्किंग पॉपुलेशन का वॉल्यूम है, संख्या है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी किया है कि वो बढ़ाने के लिए फर्टिलिटी कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। जैसे रशिया 13 लाख तक देती है, कुछ जगह टैक्स रिबेट मिलती है। डेनमार्क की बात करें तो उन्होंने आईवीएफ को स्टेट फंड कर दिया है।
हंगरी ने तो आईवीएफ क्लिनिक को वो कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया उसका। और पोलैंड में आपको मंथली कैश पेमेंट मिलती है, कई जगह आपको टैक्स रिबेट मिलती है। और रशिया के कॉन्सेप्ट लाई है मदर हीरोइन टाइटल, जिनके 10 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको मदर हीरोइन का टाइटल दिया जाएगा और 13 लाख की पेमेंट भी दी जाएगी। 10 बच्चों से ज़्यादा अगर किसी को होता है तो ये सिनेरियो है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है। तो कुछ ऐसे इंसेंटिव भी लोग पहले से प्लान कर सकते हैं विद बिफोर दैट डेमोग्राफिक कोलैप्स। अब चाइना ने कह रखा था कि वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी हमारी है और लोगों को वो 2 बच्चे करने से रोकते थे, गवर्नमेंट मैंडेट था। अब उन्हें देखा कि उनकी पॉपुलेशन गिर रही है, सो दे वांट पीपल टू हैव मोर चिल्ड्रन। लोग करना नहीं चाहते ज़्यादा बच्चे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक से उनका जीवन सही चल रहा है। सो चाइना ने जो काम जबरदस्ती किया था, जबरदस्ती वो चाहते हैं ज़्यादा बच्चे को पैदा करें, तो उसके लिए टैक्स इंसेंटिव मिलता है, एजुकेशन पे रिबेट्स मिलती हैं, स्कॉलरशिप मिल रही हैं बच्चों को। तो ये स्टेप्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठा लेने चाहिए, देखते हुए कि क्या सिनेरियो बन सकता है। और हमारे पास भी जो डिविडेंड का विंडो है वो बहुत छोटा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी भी फर्टिलिटी डिप आ रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए क्या भविष्य में कर रहे हैं। अगला आर्टिकल पेरियार को याद करते हुए, और इनकी खास बात यह थी कि इन्होंने फोकस किया था किस चीज़ पे, रैशनलिज्म पर। इन्होंने फोकस किया था रीजन पर, और ये इनका कोर थीम थी। ये कहते थे किसी भी हाल में कोई भी पावरफुल जो है वो किसी वीक के खिलाफ अत्याचार ना करे, एट्रोसिटीज ना करे। पावरफुल शुड नॉट सक द ब्लड ऑफ द वीक, की कॉन्सेप्ट इनका यही था। तो पेरियार के जन्मदिन को हम सोशल जस्टिस डे के रूप से मनाते हैं, जो कि आज है, यानी 17 सितंबर। और इनका एक विजन था सोशल जस्टिस का, रैशनैलिटी का। इनका कहना था कि जो इंडियन सोसाइटी है प्राइमरली फंसी पड़ी है सुपरस्टिशन में, एक डिवाइड में, जहां की जो पावरफुल है वो वीक को सब्जुगेट कर रहे हैं। यहां इन्होंने बोला था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टैंड फॉर रैशनलिज्म, scientifically proven things. We should not just believe in fate. We should go beyond caste. कास्ट के मेन कास्ट के विरोध में काफी इन्होंने आवाज उठाई थी। इन्हें एक आइकनो क्लास की तरह देखा जाता है। इनका मानना था कि भाई आप जिन लोगों का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिनको आप उस हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं, क्या रियली वो उस पेडेस्टल पे रखने लायक हैं? मूर्ति पूजा के विरोधी रहे ये। इन्होंने बात करी कैसे हमें अंधविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए, और लोगों में कैसे लिसनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, थिंकिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, डिबेट का कल्चर होना चाहिए, डेलिब्रेट करना चाहिए। कोई कुछ कह दे तो वो मान न ले, उसके ऊपर सोचे विचारें, ऑनेस्टी नुआंस के साथ चीज़ों पे आगे बढ़ें। और किसी का कोई भी ओपिनियन हो, सबके पास राइट होनी चाहिए उससे डिसएग्री करने का। और चाहे मैं आपकी बात से एग्री करूं या आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, पर मेरे पास और आपके पास अधिकार होना चाहिए कि हम जो कहना चाहें वो कहें। हालांकि हम लोग एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी बात यहाँ आती है। और हमेशा से स्टैंड करते थे सोसाइटी के हर एक वर्ग के लिए। इनका कहना था कि जो भी ऐसा काम है जो सोसाइटी एज अ होल को अपलिफ्ट नहीं करता, केवल कुछ एक वर्ग के लिए फायदे की चीजें हैं, हमें उनको छोड़ देना चाहिए। कार्य मेनली वो होनी चाहिए जिससे समाज के हर वर्ग का फायदा हो। कुछ एक छोटे से वर्ग के फायदे के लिए हमें काम नहीं करना चाहिए। और ये खुद को एक आइकन की तरह नहीं देखते थे। जब एक स्पेसिफिक स्कीम आई थी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के सीएमसी राजा गोपालचारी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, कुला कलवी थिट्टम। इसके अंदर ये था कि जो बच्चे मान लो किसी भी परिवार से आते हैं, उनका कोई पारंपरिक कोई कार्य वो करते रहे, तो उनका कहना था कि आपके कास्ट के हिसाब से या आपके वर्किंग ट्रेडिशन के हिसाब से जो काम आप कर रहे हैं वो भी आपको सीखना चाहिए। इसके खिलाफ बहुत सारा विरोध हुआ, जिसको लीड किया पेरियार ने, क्योंकि पेरियार का कहना बिल्कुल सही था कि उस समय में आप देखो इंडिया में क्या है कि अगर जो जिस कास्ट ग्रुप से आता है वही उसको फॉलो करने के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। तो जो अगर ट्रेडिशनली एक हायर कास्ट से आता है तो उनके पास तो स्क्रिप्चर पढ़ने की कैपेसिटी होगी, आप उनको पढ़ना सिखाएंगे, कहेंगे हाँ आप स्क्रिप्चर पढ़ो, प्रीस्टहुड की बात करेंगे, वो आप करो। लेकिन अगर कोई निचली सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आता है और उनका काम मान लीजिए जूते बनाना हुआ या चमड़े का कार्य हुआ, तो आप उनको उसी में ढकेल रहे हैं कि भाई आप वही करो, आपकी वही किस्मत है। तो वो हो सकता है पॉजिटिव हो इंटेंशन में, पर उसका प्रभाव इस तरह होता है कि और कास्ट बेस्ड डिवीजन हो जाता है, जो जिस कास्ट का उसको वही काम करना चाहिए, तुम्हें तो वही आता है, आप वही करोगे। तो उससे बचने के लिए पेरियार ने बहुत एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। नतीजा ये हुआ कि फैमिली प्रोफेशन को ही फॉलो करना या उसको सिखाने की कैपेसिटी का जो प्रोग्राम था उसको बंद कर दिया गया। अभी आप देखते हैं हमें कहा जाता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके थ्रू हम बचपन में बच्चों को थोड़ा सा स्किल डेवलप करें इन चीज़ों का। लेकिन तो इंटेंशन हो सकता है सही हो, पर इसका प्रभाव बहुत गलत हो सकता था सोसाइटी पे, कास्ट डिवीजन और ज़्यादा गहरे हो सकते थे। पेरियार ने यह भी बोला था कि प्रीस्टहुड फॉर ऑल, सभी को पूजा करने का हक होना चाहिए, केवल कुछ जाति के लोगों तक ये सीमित नहीं होना चाहिए। और तमिलनाडु ने जब ये अपना लॉ हटाया था तो ये एक संदेश किया था कि तमिलनाडु की सभी पार्टियां, सभी लोग इस कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ हैं। इन्होंने बात की थी इंक्लूसिव ग्रोथ की,
फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की, फ्रीडम ऑफ टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टैंड, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट, एक बेहतर थिंकिंग, और थिंकिंग होगी तो रैशनलिज्म होगा। रैशनल थिंकिंग का मतलब ये होता है आप सोचते हो कोई भी चीज़ जो घट रही है क्या वो रैशनल है या नहीं, कि बस आपको किसी ने बोला कि भाई आसमान में डायनासोर मैंने उड़ते हुए देखे, आप मान लोगे। या फिर आपने मान लिया कि कोई एक लीडर है, वो मतलब दिन में 20 घंटे काम करता है और वो मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, सभी देशों का भला 2 साल में हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है ना। वी हैव टू बी रैशनल इन आवर आउटलुक। अगर हम अंधविश्वास में मानने लग जाए और ये मान लें कि अगर किसी टेक्स्ट में लिखा है, किसी किताब में लिखा है, धर्म ग्रंथ में, कि आपको XYZ के साथ बात नहीं करनी है, या आप इसकी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, तो ये सभी जितने अंधविश्वास हैं ये इज लाइक एन इरेशनल थॉट, कि आप किसी एक चीज को मान ले रहे हो और समझ रहे हो वो जो कह रहा है वही सब कुछ सही है। आपको अपना दिमाग अप्लाई करना चाहिए कि क्या इस एज में जहां महाज है यहाँ वो पॉसिबल भी है या नहीं, डज इट मेक एनी सेंस। सो दैट इज रैशनलिज्म, जिसकी फाउंडेशन की बात इन्होंने करी थी और काफी उस पर काम किया। रिफॉर्मर की तरह कास्ट सुधार या एंटी कास्ट ये कहते थे, और एक डिबेट का जो कल्चर है वो इन्होंने प्रोपेगेट करने में बड़ा रोल निभाया। नॉट ओनली साउथ इंडिया, बाकी देश में भी, पर साउथ में जरा प्रेवलेंट रहे, तमिलनाडु में स्पेसिफिकली। तो इनका एक बड़ा रोल रहा सोशल लेवल्स को हराने में। और इनका एक कॉन्सेप्ट था, whomever I hate and love, my principle is same, that is the educated, rich and administrators should not suck the blood of the poor। सिंपल सी बात है, गरीबों का खून अमीरों को नहीं चूसना चाहिए, इनका एक मेन कॉन्सेप्ट था। पेरियार ने कहा कि रैशनलिज्म, साइंस को लेकर कोई भी अपोजिशन अगर नहीं आ रहा है, बाकी सारे अपोजिशन जो है वो फ्रॉड है, सेल्फिशनेस से भरे हैं, झूठे हैं और कॉन्स्पिरेसी से भरे हुए हैं। तो ये जो देखना इनका था, ये जो इनका व्यू पॉइंट था कि अगर आप साइंस का सहारा नहीं ले रहे, रैशनैलिटी का सहारा नहीं ले रहे, उसके बदले में कुछ पास ऐसे ही बोल रहे हो बोलने के लिए, सो इट इज नॉट अ रियल अपोजिशन। और यही अभी जो सिनेरियो हम दुनिया भर में देख रहे हैं, जहां पर सुपरस्टिशन, एक्सट्रीमिज्म, एक कट्टरता बढ़ती जा रही है, वहां पर हमें जरूरत है कि हम रैशनलिज्म को अप्लाई करें, रीजन को अप्लाई करें। और इनका कहना बिल्कुल सही था कि अगर कोई भी चीज रैशनलिज्म पे बेस नहीं है, साइंस पे बेस नहीं है, तो एक दिन अपना वो सच्चा चेहरा दिखाती है, जो कि फ्रॉड का हो सकता है, सेल्फिशनेस का हो सकता है। तो अभी जरूरत है हमें कि अपनी डिसीजंस और डिबेट को रैशनलिज्म, साइंटिफिक फैक्ट्स की तरफ शिफ्ट कराएं और अंधविश्वास से बाहर हटे, हीरो वर्शिप से आगे लेके। माइनॉरिटीज के खिलाफ जो वायलेंस बढ़ा है, और जो पेरियर की डिस्कशन थी कि सोसाइटी में अगर आपको सुधार चाहिए तो आपको हमेशा ऑप्रेस के साथ खड़ा होना होगा, ऑपरेशन के साथ नहीं। यहाँ पे जो राइटर हैं लिखते हैं कि अभी रिसेंटली जो राइट विंग की वजह से वायलेंस फैल रहा है, उसमें अगर आप माइनॉरिटीज को देखें जिनके खिलाफ ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो एक ऑपरेस्ड एक ऑपरेसर है। तो पेरियर की थिंकिंग भी ये कहती है कि जो हमें ऑपरेसर है उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये एक जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सोसाइटी को कैसे इवॉल्व करना चाहिए और कैसे उन्हें हमेशा ऑपरेसर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे रिलीजन बेस्ड हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो पेरियर का जो ये कॉन्सेप्ट था, टू सेफ गार्ड ऑप्रेस्ड एंड टू हैव रैशनैलिटी इफ अडॉप्टेड कैन लीड टू अ बेटर सोसाइटी, और बेहतर आउटकम एंड बेटर टुमारो। तो इनका इंटरेक्शन था, ये मल्टीपल वर्ड्स को साथ लेके आते थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, पीपल्स पॉलिटिक्स और रैशनलिज्म। तीनों की डायमेंशंस जो थे ये इनके डिस्कशन, इनके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए बड़ा ही इनको एक महत्वपूर्ण ये स्थान देता है भारत के इतिहास में। अगला आर्टिकल हम देखें तो यहाँ बात हो रही है ईट एंड लर्न स्कीम के बारे में। ईट एंड लर्न स्कीम प्राइमरली तमिलनाडु की स्कीम है, जिसके अंदर ये बच्चों को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराएंगे। हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो भोजन होता दिन का वो होता है ब्रेकफास्ट, और ये क्यों किया जा रहा है, ताकि और बच्चे स्कूल आएँ और उन बच्चों में ड्रॉप आउट रेट गिरे और उनका न्यूट्रिशन बढ़े। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है मिड डे मील का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इससे पहले जो अभी मिड डे मील चल रहा है उसकी उत्पत्ति असल में तमिलनाडु से ही हुई थी, कि कामराज ने अपने जब वो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु में स्कीम की शुरुआत की थी, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको कई दशकों बाद कॉपी कर लिया, या फिर वही स्कीम वहां से देख के पूरे राष्ट्र लेवल पर अप्लाई कर दी। तो इस स्कीम के अंदर 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा। इसमें आपको रवा उपमा, सेविया उपमा, सांबर, रवा खिचड़ी वगैरह दिया जाता है, और फ्राइडे को डेजर्ट भी दिया जाता है। तो ब्रेकफास्ट अगर आप देते हो तो बच्चों को एक इंसेंटिव रहता है स्कूल आने के लिए, और इंसेंटिव अगर वो लेके आएंगे, एजुकेशन उनको मिलेगी ही, बाद में से न्यूट्रिशन भी मिलेगी, और ये न्यूट्रिशन एड ऑन की तरह काम करेगी विद MDM। क्योंकि मिड डे मील में जो न्यूट्रिशन मिलता था उसमें कुछ लेवल का कैलोरी, थोड़ा सा प्रोटीन मिलता था, अब जो है वो कैसा हो जाएगा, अब वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये गवर्नमेंट की एबिलिटी दिखाता है कि केवल इनका ये कहना है कि फ्री भी नहीं है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू दैट। सो दैट्स अ गुड स्टेप।
यानी जहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है टू एंश्योर अ मोर हेल्दियर चिल्ड्रन, अ मोर हेल्दियर टुमारो, सो नो चाइल्ड शुड गो हंग्री, और इसका इम्पैक्ट होगा एजुकेशन पर भी और पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये आपके देश में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की जो कमी है, मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है भारत में, उससे लड़ने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप टारगेटेड रूप से जो समस्याएं बच्चों में फैल रही हैं हेल्थ को लेकर, उसको टारगेट कर सकते हैं, उस तरह की डाइट को आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इसको इन्होंने द्रविडन मॉडल की तरह पेश किया कि भाई द्रविडन मॉडल में एक इंक्लूसिव ग्रोथ होती है जो समाज के हर वर्ग के लिए होती है, जनसंख्या के हर वर्ग के लिए होती है। तो द्रविडन मॉडल तमिलनाडु के सीएम का मॉडल है, जैसे हमने देखा गुजरात मॉडल था और केरला मॉडल, इसी तरह ये द्रविडन मॉडल है तमिलनाडु वाला। तो यहाँ वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस का एक ही कॉम्पोनेंट है। और इससे होता ही है कि अगर आपके ब्रेकफास्ट अच्छा होना तो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है, कोई भी चीज़ आप बेटर रूप से रिटेन कर सकते हो। चिल्ड्रन स्पेसिफिकली इफ दे आर वेल फेड इन द मॉर्निंग, अक्सर गरीब बच्चे स्कूल आते हैं, वो कई बच्चे इसलिए स्कूल आते हैं उनको खाना मिलेगा, वो पढ़ रहे होते हैं और खाने का इंतजार कर रहे होते हैं, लंचों का खाना खाएंगे, कई बच्चे खाना खा के चले जाते हैं, कई बच्चे रुकते भी हैं। तो अगर आप एक ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो वो पहले से थोड़ा उनके पेट में कुछ है, दे हैड दे मील, तो वो बेटर सिचुएशन में जहाँ वो पढ़ सकें, सीख सकें, रिटेन कर सकें, देन दे विल सिट थ्रू द क्लास। उनके बाद फिर आप उनको एक लंच टाइम पे मिड डे मील दे रहे हो, वो करने के बाद पूरी क्लास खत्म होगी, फिर वो अपने घर जाएंगे, तो एक बेहतर स्थिति में होंगे वो, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी ग्रो करेगी, वो बेटर फोकस कर पाएंगे और बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे चीज़ों को। तो इससे आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है, एनीमिया, आयरन की कमी जो रहती है, और जिस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कम हो जाते हैं बच्चों में, देखा गया इंडिया भर में, उसको सुधार करने का बड़ा अच्छा तरीका है ये। जैसे मिड डे मील में भी 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और यहां जब आप प्रोटीन देंगे, ये जो ब्रेकफास्ट की स्कीम है इसमें आप 9.85 ग्राम्स और दे रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अराउंड 28 ग्राम के आसपास प्रोटीन आप बच्चों को एक दिन में मिलेगा, 846 कैलोरीज मिलेगी। दिस कैन रियली बी वेरी हेल्पफुल फॉर देयर हेल्थ, और उनमें एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है अगर हम दूर के स्तर पे सोचें। तो ये जो इनटेक है, ये प्रोटीन इनटेक बढ़ेगी, कैलोरी इनटेक बढ़ेगी, इससे और ज़्यादा हेल्दी चिल्ड्रन हमारे आसपास हमें देखने को मिलेंगे, जिसका हमें सुधार जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर स्टंटिंग कम होगी, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन कम होगा, एवरेज हाइट बच्चों की बढ़ेगी, उनकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी, उनके एजुकेशनल और कॉग्निटिव आउटकम्स में सुधार होगा। तो एक स्टेप जो ब्रेकफास्ट के लिए है उसका प्रभाव इस तरह से हो सकता है। तो एक ऐसी स्कीम है, शायद में भी कुछ समय में सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसी कोई स्कीम लाए नेशनल लेवल पर, तो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए। ऐसी स्कीम्स को आप कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। तो तमिलनाडु का जो ये मेन्यू है अभी ब्रेकफास्ट का, इंश्योर करेगा कि जो हंगर है, जो कैलोरीफिक और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, सबको ध्यान में रखे हुए मेन्यू का ये बनाया गया कि भाई अगर बच्चों में इन चीज़ों की कमी है तो इनकी पूर्ति के लिए भी इन्हें कुछ कुछ दिया जाए, ताकि बेहतर टेस्ट और क्वालिटी मेंटेन हो। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास पहले अब एक्सपीरियंस है मिड डे मील का बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे काम करने का, तो अब वो एरर जो ओमिशन का होता है और कमीशन का होता है, यानी कुछ जो चीज़ें सिर्फ लीकेज में चली जाती हैं, कुछ जो चीज़ें जो आप बना रहे हैं उस टाइम में कुछ लोगों ने धांधली कर ली, कुछ बच्चों का आपने इंक्लूड नहीं किया, वो सब नहीं, क्योंकि एक तो यूनिवर्सल है एक तरह से, ये सभी स्कूल के बच्चों को दी जाएगी। और बेटर फैसिलिटीज़ है, अब कैसे फंड क्रिएट होगा, कोई कास्ट का रिलेटेड इशू आता है तो उससे लड़ने के लिए क्या करना है, कैसे बच्चों तक आपको पहुंचाना है, वो ऑलरेडी अब स्टेट्स के पास वो एक्सपर्टीज है। सो ये ज़्यादा बेहतर होना चाहिए तरीका जिसके थ्रू अब बच्चों तक वो पहुंच सके। बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा बेटर कर पाएंगे अगर वो तमिलनाडु के मॉडल को फॉलो करेंगे, और बेटर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर इसमें सहायता करे और इसको नेशनल लेवल पे लॉन्च करे, तो ब्रेकफास्ट विल वर्क एज एन एड ऑन टू योर डेली डाइट, जिसको आप मिड डे मील पे पहले फोकस कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।